अब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट मार्केट दैट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमें 4 टाइप्स की मार्केट को पढ़ना है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली एंड डिओपोली। ठीक है, सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करेंगे मोनोपोली मार्केट। अब पहले हम इसका मतलब समझेंगे कि भाई मोनोपोली का मतलब क्या होता है। मोनोपोली का मतलब होता है भाई, मोनो मतलब सिंगल एंड पोली मतलब कंट्रोल या फिर सेलर। जब मार्केट के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक ही सेलर हो, अगर आपको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करना है तो भाई आपको उसी सेलर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वही उससे डील करता है। मतलब कि भाई उस गुड्स का कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, वो सिंगल ही सेलर उससे डील करता है। अगर मैं मोनोपोली का एक परफेक्ट एग्जांपल दूं आपको तो दैट इज रेलवे। अगर आप चाहते हो इंडिया के अंदर रेलवे से जाना तो भाई आपको रेलवे की टिकट लेनी खरीदनी पड़ेगी। जैसे आईआरसीटीसी करके एक वेबसाइट है, वहां पे जाके अगर अपने टिकट को कंफर्म करा सकती हो। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा भाई, उनकी मोनोपोली है इंडिया के अंदर। चाहे आप वो प्राइस बढ़ाए घटाए वो उनके ऊपर है, हमारे पास उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है कि भाई हम इंडियन रेलवे के अलावा इंडिया के अंदर ही कोई और रेलवे चले गए। देयर इज नो ऑप्शन, कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। अगर मैं देखूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल मुझे बिहार जाना है और बिहार के लिए बस वगैरह कोई नहीं जाती है तो और जाती है ट्रेन, तो भाई मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं है मेरे पास ऑप्शन। अब वो प्राइस 10 रुपए चार्ज करे, 20 रुपए चार्ज करे, 30 रुपए चार्ज करे, वो उन पर डिपेंड करता है। पर हाँ ये बात रखना, वो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं एट अ टाइम। या तो वो प्राइस को ही करेंगे या तो वो क्वांटिटी को ही करेंगे, पर वो कभी भी किसी भी कंज्यूमर की डिमांड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ देम इन अ डिमांड या क्वांटिटी डिमांड। उनकी डिमांड में कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है। हाँ वो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आइदर ऑफ द वन, उनमें से कुछ एक ही वो क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। तो हमने देखा कि भाई मोनोपोली मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे सिंगल सेलर होता है, जो जिसकी मार्केट होती है वो प्राइस टेकर नहीं प्राइस मेकर होता है। वो जो चाहे प्राइस डिसाइड कर सकता है अपने प्रोडक्ट का, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी करता है। आपने देखा होगा जो अगर आप ट्रेन में जाते हो तो भाई उसमें क्लासेस के हिसाब से बना होती है, इकोनॉमी क्लास, जनरल क्लास, और हर एक क्लास से वो क्या करता है अलग अलग प्राइस चाहता है। अगर आपको ये प्राइस जमता है तो इस प्राइस में जाओ, ये प्राइस जमता है तो इस प्राइस में जाओ। भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, अलग अलग उससे अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा है। और सबसे बड़ा इसकी एक फीचर है कि भाई यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। कोई अपने आप से नहीं आ सकता, ना ही कोई अपने आप से जा सकता है। आगे बात समझ में, जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन के अंदर पढ़ा था कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है मोनोपोली मार्केट के अंदर कि भाई एक सिंगल सेलर अगर किसी प्रोडक्ट में डील कर रहा है और एक और फर्म आना चाहती है तो भाई आपको बहुत सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। आपको लाइसेंस, पेटेंट, क्या पता उन्होंने पेटेंट ले रखा हो, क्या पता उन्होंने उस बिजनेस से डील करने का। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं रेलवे, कोई और रेलवे क्यों नहीं आ रही है कि भाई आपको बहुत सारी कंप्लायंसेस को फिल करना पड़ेगा, उन्होंने क्राइटेरिया रखा है, इतनी इन्वेस्टमेंट करेगी और इस तरह पैसा किसी के पास होता नहीं है। बहुत सारे क्राइटेरिया उन्होंने रख रखे हैं, अगर कोई उसे फुलफिल कर पाता है तभी वो आ पाता है। बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है मोनोपोली मार्केट में एंटर करने की या फिर एग्जिट लेने की। अगर हम बात करें मोनोपोली मार्केट को पढ़े ढंग से, द वर्ड मोनोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स मोनो एंड पॉली। मोनो मीन्स सिंगल एंड पॉली मीन्स कंट्रोल या सेलर। मतलब मार्केट के अंदर एक ही सेलर है और एक ही प्रोडक्ट्स है जो जिससे वो डील कर रहा है। अब वो प्राइस को बढ़ाए घटाए वो उस पर डिपेंड करता है। When there is only one seller or one producer or one firm, it is said to be a monopoly market. क्या बोलेंगे हम उसको, मोनोपोली मार्केट बोलेंगे। जब एक प्रोडक्ट का क्या हो, एक ही सेलर। रेलवे इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मोनोपोली।
द सिंगल सेलर सप्लाई द कमोडिटी टू द एंटायर मार्केट, वो क्या करता है, वही सप्लाई करता है सारी की सारी कमोडिटीज को बाय द सिंगल सेलर। मोनोपोलिस्ट इज नॉट हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट, उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। जैसे रेलवे, रेलवे का आपने देखा कि कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट है नहीं है, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट। अगर कहीं पर ट्रेन जाती है तो आपको ट्रेन से ही जाना पड़ेगा, यू हैव नो अदर ऑप्शन। There are so many restrictions for other producer to enter into the market. As a result, monopoly has no competition in the market. क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है, क्योंकि आपको बहुत सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करना पड़ता है और बहुत सारे सेलर्स उसके लिए नाकामयाब होते हैं, इसलिए मोनोपोली मार्केट के अंदर कोई भी कंपटीशन नहीं होता है। तो अब हम फीचर पढ़ते हैं सिंगल फर्म। अ सिंगल फर्म प्रोड्यूसेस अ कमोडिटी इन द मार्केट, देयर इज ओनली वन सेलर और वन प्रोड्यूसर और वन फर्म, इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्री और फर्म सेम तो सेम होती है। अगर मैं बात करूं कॉटन, कॉटन जब एक ही बनाता है तो फर्म भी तो एक ही हुई। अगर फर्म एक है तो भाई इंडस्ट्री मतलब सेम, फर्म से मिलके ही तो इंडस्ट्री बनती है। मैंने बोला कि भाई कॉटन टेक्सटाइल के अंदर इतनी सारी फर्म है, तो ये भाई किसके अंदर होगी, ये परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होगी, जहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स थे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स थे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंगल सेलर है, कॉटन मतलब एक पर्टिकुलर बंदा बनाता है यहाँ पे, तो भाई एक फर्म मतलब एक इंडस्ट्री, मतलब यहाँ पे फर्म और इंडस्ट्री क्या होती है, सेम होती है। यहाँ पे आगे आपको एक फीचर भी देखने को मिलेगा, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अंडर द मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट के अंदर कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। दैट इज रेलवे, रेलवे को आपको देखा होगा, कोई भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर कहीं पर्टिकुलर प्लेस में ट्रेन जाती है तो भाई आपको ट्रेन के द्वारा ही क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, यू हैव नो अदर ऑप्शन। The product supplied by the monopoly will have not substitute in the market, कोई भी close substitute नहीं होता है मार्केट के अंदर। A consumer will not find a substitute commodity for the monopoly product, और वो monopoly product का substitute product नहीं find कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग बैरियर टू एंटर, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है, बाधाएं हमें फेस करनी पड़ती है मोनोपोली मार्केट के अंदर एंटर होने से पहले, हर कोई नहीं हो पाता है। न्यू फर्म्स कैन नॉट एंटर इन द प्रोडक्शन ड्यू टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन इन मार्केट, कि भाई ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो मोनोपोली मार्केट के अंदर चाहिए। आपके पास पेटेंट राइट नहीं है कि भाई अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन, भाई रेलवे वालों ने अपना पेटेंट करवा रखा है कि भाई और कोई रेलवे के अंदर इस पर्टिकुलर ईयर तक या आ ही नहीं सकता, तो भाई रेलवे ही उससे डील करती है। प्रिवेंट न्यू फर्म्स टू एंटर, जो बचाती है नई फर्म्स को, रोकती है नई फर्म्स को न्यू इसके अंदर आने से पहले। नेक्स्ट वन, फर्म एंड इंडस्ट्री इज सेम। जैसे मैंने बोला कि भाई जब आप एक पर्टिकुलर चीज से डील कर रहे हो तो भाई फर्म मतलब इंडस्ट्री, फर्म से मिलके ही तो इंडस्ट्री बनी होती है। जब एक फर्म है तो इंडस्ट्री भी तो सेम ही होगी। आई बात समझ, तो फर्म और इंडस्ट्री आर सेम अंडर द मोनोपोली मार्केट। नेक्स्ट वन इज प्राइस मेकर। नेक्स्ट वन इज प्राइस मेकर, क्योंकि भाई आपके कंट्रोल है मार्केट के अंदर, आप ही एक सिंगल सेलर हो जो उस प्रोडक्ट से डील कर रहा है, लोग वो खरीदते हैं, तो भाई आप एक प्राइस मेकर हो, जो मर्जी प्राइस आप चार्ज कर सकते हो अपने कंज्यूमर से। It in the market price can determine, the producer can determine the price of the commodity, so the producer in the market is said to be a price maker, not a price taker. नेचर ऑफ एआर एंड एमआर कर्व, यहाँ पे जो एआर और एमआर कर्व है जो मैंने आपको कॉस्ट वाले चैप्टर में बताया था, वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। ये आपका एआर था और ये आपका एमआर था, आपको यहाँ पे देखने को मिला था किसमें, कॉस्ट चैप्टर में, वो अभी हम पढ़ेंगे। द एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बोथ आर स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज व्हेन अ सेलर wants to sell the more of output, जब एक सेलर चाहता है अपनी ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी को सेल आउट करना, तो उसको अपने प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई एक सेलर का क्वांटिटी ऑफ सप्लाई और प्राइस पे इन्फ्लुएंस है, पर उसका क्वांटिटी डिमांड में कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता। और आपको पता है कंज्यूमर तभी ज्यादा कमोडिटी को परचेज करते हैं जब प्राइस कम होता है। When the price is decrease, both AR MR are declining, और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो MR और MR कर्व क्या होते हैं, डिक्लाइनिंग होते हैं, फॉल कर रहे होते हैं।
नेक्स्ट वन इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब मैंने आपको बताया कि भाई वो अलग अलग कस्टमर से सेम चीज की क्या करता है, अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। कौन? मोनोपोली मार्केट के अंदर, दैट इज मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्ट। द मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज, मोनोपोलिस्ट वो बोलेंगे जो मोनोपोली का सेलर है, जो उस मार्केट का सेलर है, उसको हम यहाँ पे मोनोपोलिस्ट बोलते हैं। मोनोपोलिस्टिक मार्केट अलग है, यहाँ पे मोनोपोलिस्ट बोला है, विच इज द सेलर इन द मोनोपोली मार्केट, कैन चार्ज द डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम द डिफरेंट कंज्यूमर फॉर द सेम थिंग। जैसे मैंने बोला, एक ट्रेन है दिल्ली से हरियाणा जा रही है, कहां जा रही है? हरियाणा जा रही है, जिसमें अलग अलग जनरल क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इकोनॉमिक क्लास जैसे बने हुए, एसी के लिए बना हुआ है। तो भाई एसी वाले की ज्यादा प्राइस पे करने पड़ेंगे अगर आप उस डब्बे में जाना चाहते हो, इकोनॉमिक क्लास के उससे थोड़ा कम, जनरल क्लास के उससे कम, एंड लो क्लास से और भी कम। तो भाई वो अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है एज पर देयर विश। द प्राइस इज नॉट यूनिफॉर्म, प्राइस यहाँ पे सेम नहीं होता है एज पर दी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस इज कांस्टेंट, क्योंकि वहां पे क्या होते हैं, सेम गुड होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ पे मोनोपोली का मेन मोटिव होता है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, ज्यादा से ज्यादा मार्जिन कमाए, उसका मेन मोटिव होता है। या तो वो क्या करेगा, प्राइस को कम कर देगा तो ज्यादा सेल आउट हो जाएगी, या फिर प्राइस को बढ़ा देगा जिससे कि वो कंज्यूमर कम भी कर दे तो उसने प्राइस बढ़ा दिया, उसको वो मार्जिन उसको मिल जाएगा, वो तब भी पैसा कमाएगा। तो ये थे हमारे फीचर्स किसके, मोनोपोली मार्केट के। अब हम इसके कर्व पढ़ेंगे, मोनोपोली मार्केट के रेवेन्यू कर्व्स। रेवेन्यू कर्व कहां पे कौन सी मार्केट, किसके अंदर? भाई मोनोपोली मार्केट के अंदर, क्योंकि हमने हर एक चीज डिटेल्ड में पढ़नी है मोनोपोली के अंदर। अब आगे बढ़ने से पहले मैंने अभी आपको बताया कि भाई एक जो सेलर है मोनोपोली मार्केट के अंदर प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड को ही कंट्रोल कर सकता है अगर वो चाहता है। अगर वो चाहता है कि भाई उसका मेन मोटिव क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करना, तो या तो वो प्राइस को क्या कर दे, कम कर दे, या तो वो प्राइस को कम कर दे, या फिर वो प्राइस को बढ़ा दे और क्वांटिटी उसकी अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लोग बढ़े हुए प्राइस पे क्वांटिटी को नहीं परचेज करेंगे, क्योंकि हमें पता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में तो उसका कंट्रोल होता है, पर डिमांड में उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। वही चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें 3 टर्म्स पढ़नी है, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, and the last one is not the least, एवरेज रेवेन्यू, जो हमें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर भी समझ लिया था। टोटल रेवेन्यू मतलब कि भाई हर एक यूनिट को सोल्ड करके जो आपका पैसा आ रहा है, अगर मुझे टोटल रेवेन्यू निकालना है तो मैं भाई क्या करूंगी, मार्जिनल रेवेन्यू को ऐड कर दूंगी, या फिर प्राइस को क्वांटिटी से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ये हमने परफेक्ट कंपटीशन में सीखा था। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब चेंज इन टोटल रेवेन्यू, कि भाई एक एडिशनल यूनिट को सोल्ड आउट करके जो चेंज आ रहा है आपके किसमें, टोटल में, किसके टोटल में, बगल वाले के, बगल में क्या है, रेवेन्यू, तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। एक एडिशनल यूनिट को सोल्ड आउट करके जो चेंज आ रहा है मेरे टोटल रेवेन्यू में, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल रेवेन्यू। उसके हमने 2 फॉर्मूले देखे, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय में चेंज इन क्वांटिटी, या फिर MRN, मतलब मुझे रेवेन्यू निकालना है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का, तो भाई TRN माइनस TRN -1, ये 2 फॉर्मूले हैं हमारे क्या निकालने के, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के। अब मैं बात करती हूँ अपने टोटल रेवेन्यू की, तो भाई टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय में क्वांटिटी करूंगी तो हमारा एवरेज रेवेन्यू निकल जाएगा। अब TR को हमें पता कि भाई TR कैसे निकलता है, P इंटू Q। अगर Q से Q मैंने डिवाइड कर दिया
कट कर दिया तो भैया 50, मतलब जितना हमारा प्राइस होगा वही हमारा एयर होगा, या जितना हमारा एयर होगा वही हमारा प्राइस होगा, चाहे वो परफेक्ट हो चाहे वो मोनोपोली मार्केट हो, किसी भी मार्केट के अंदर। हमने देखा था वहां पे कि भाई जितना मेरा एयर था, मेरा एआर अगर 10 था तो भाई मेरा प्राइस भी 10 था, पर अब यहाँ पे देखना जितना आपका प्राइस है, जितना आपका एआर है, वही आपका सेम प्राइस होगा। अब मैं एक चीज आपसे लॉजिकली पूछूंगी, वो आपको समझ में आया है नहीं, मैं एक टेबल फॉर्म करती हूँ यहाँ पे, बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं है। टेबल बना लेते हैं पहले क्लियरली। चार कॉलम बनाएंगे, आउटपुट, टी आर, एम आर एंड ए आर। ए आर जितना होगा वही हमारा प्राइस का होगा, तो प्राइस का बनाने की हमें जरूरत नहीं है। टेबल बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए भाई, पता होगा आपको, आप इसी से अपने रिलेशनशिप, अपने मार्केट में कर्व्स को डिसाइड कर पाओगे टेबल की हेल्प से। अगर आपको टेबल ही नहीं आ रही समझ में, तो भाई आप कॉन्सेप्ट ही आपको क्लियर नहीं है, तभी आपको टेबल समझ में नहीं आ रही है। तो ये हमारी यूनिट्स, मतलब जो आउटपुट में सोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पे है मेरा टोटल रेवेन्यू, जो कैसे आता है, P into, यहाँ पे है मेरा ए आर, जो क्या है, प्राइस है। ये जो मैंने फॉर्मूला निकाला था, आपका ए आर का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर डिवाइडेड बाय क्यू, और टी आर कैसे आता है, पी क्यू, पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, क्यू से क्यू कटा तो ए आर इजिकल्स टू प्राइस। और यहाँ पे है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। पहले ब्लू से ही ए आर लिख देते हैं, और यहाँ पे है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, जो चेंज आ रहा है एक एडिशनल यूनिट को सोल्ड आउट करके टोटल रेवेन्यू में, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल रेवेन्यू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पे आपकी क्वांटिटी दिन पे दिन इंक्रीज हो रही है, मतलब आपका प्राइस कम हो रहा होगा भाई। जब कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं तभी तो सप्लाई हो रही है, और सप्लाई हो रही है मतलब आपका प्राइस ऑफ कोर्स कम हो रहा होगा। अगर मैं टोटल रेवेन्यू की बात करूं, 10 18 24 28 30 30 28 24 18 एंड 10। अब हम एवरेज रेवेन्यू निकाल लेंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। 10 1 जा 10, मतलब प्राइस क्या हो रहा है, दिन पे दिन आपका कम हो रहा है, इसलिए ही आपकी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सोल्ड बढ़ रही है। अब मैं बात करूंगी मार्जिनल रेवेन्यू की, किसकी, मार्जिनल रेवेन्यू की। पहले 10 का चेंज आया, फिर 8 का, फिर 6 का, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 0, फिर -2, -4, -6 एंड लास्ट में माइनस हो गया। मतलब आप देख रहे हो कि भाई आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो पहले घट रहा है, फिर 0 हो गया और फिर नेगेटिव चला गया। ऐसी एवरेज रेवेन्यू है कि वो पहले भी वो क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली आपका घटता जा रहा है। अगर मैं बात करूं टोटल रेवेन्यू की, क्या किसकी करूं, टोटल रेवेन्यू की, पहले वो बढ़ा, फिर मैक्सिमम हो गया यहाँ पे, फिर वो गिरने लग गया, ड्यू टू एमआर, किसकी वजह से, मार्जिनल रेवेन्यू की वजह से। तो भाई हमने अगर इसका एक कंक्लूजन देखे इस टेबल का,
क्योंकि हमें पता है ए आर इज इक्वल टू प्राइस, जितना प्राइस होगा उतना ही हमारा एवरेज रेवेन्यू होगा, या फिर जितना एवरेज रेवेन्यू होगा उतना ही प्राइस होगा, इसलिए हमें प्राइस लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते, यूनिट दे रखी है और टोटल रेवेन्यू दे रखा, तो उससे प्राइस निकल जाएगा, ए आर निकल जाएगा, दोनों सेम ही है। या फिर आपको यूनिट दे रखी है और ए आर दे रखी है, मतलब वो प्राइस दिया है जिससे आपका टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। तो मैं अगर एक कंक्लूजन की बात करूं टोटल रेवेन्यू में, किसमें, टोटल रेवेन्यू में, तो भाई टोटल रेवेन्यू में मुझे दिख रहा है कि भाई शुरू में आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है। रेवेन्यू क्या होता, बढ़ रहा, 10 से 18, 18 से 24, 24 से 28, 30, ठीक है, बढ़ रहा था। फिर एक पॉइंट के बाद वो मैक्सिमम हो गया और फिर वो भी गिरने लग गया ड्यू टू मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट वन इज ए आर। हम एवरेज रेवेन्यू को देख रहे हैं कि भाई वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली फॉलिंग, कंटिन्यूसली फॉलिंग। दिन पे दिन जैसे जैसे मेरी आउटपुट बढ़ रही है, आउटपुट सोल्ड बढ़ रही है, वैसे वैसे मेरा जो एवरेज रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। ये नहीं कि पहले बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। अब मैं बात करती हूं मार्जिनल रेवेन्यू की। तो भाई हमने देखा कि पहले वो घटा, फिर वो जीरो हो गया और फिर वो नेगेटिव भी हो गया। पहले वो घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, जब टीआर अपने मैक्सिमम पे है तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो गया। जब टीआर घटने लग गया तो हमारा एमआर नेगेटिव चला गया, तब हमारा नेगेटिव चला गया कौन, मार्जिनल रेवेन्यू। अगर देखो मैं यहाँ पे बात करूं एवरेज रेवेन्यू की, भाई हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, चाहे मेरे आउटपुट बढ़ते ही जा रहे हैं बढ़ते ही जा रहे हैं, पर मेरा एवरेज रेवेन्यू कॉन्स्टेंटली, ये नहीं कि पहले बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, गिर रहा है। मतलब क्वांटिटी सोल्ड एंड एआर के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसलिए जो इसका डिमांड कर्व होता है, एआर के बेसिस पे ही हम अपने डिमांड कर्व को क्या कर पाते हैं, कंक्लूड कर पाते हैं। इसलिए अगर मैं बात करूं डिमांड कर्व किसमें, मोनोपोली मार्केट में, तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है जस्ट बिकॉज ऑफ एआर, क्योंकि एआर आपका और क्वांटिटी सोल्ड के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। आपका जो एआर है वो कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है बिकॉज दिस इज अ प्राइस। ये एआर ही क्या है, आपका प्राइस है और आपकी क्वांटिटी सोल्ड बढ़ते हुए जा रही है। जैसे जैसे आप प्राइस को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी सोल्ड बढ़ पा रही है। दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड। इसलिए आपका डिमांड कर्व यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ध्यान रखना कि भाई मोनोपोली मार्केट में आपका जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द एआर एंड क्वांटिटी सोल्ड। इसका डायग्राम देखते हैं बहुत अच्छे से क्लियर वे में, उससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम डायग्रामेटिक वे में अगर इसका क्लियरली रूप देखें तो देखो, पहले जब मेरा टीआर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टीआर मेरा बढ़ रहा है, फिर एक पॉइंट के बाद वो मैक्सिमम पे पहुंचता, जो वो 30 पे पहुंचा था, फिर वो भी डिक्लाइन होने लग गया था। और आपने देखा होगा कि भाई जब टीआर अपने मैक्सिमम पे होता है तो जो एमआर होता है वो नेगेटिव होता है, और उसके बाद वो टीआर जब डिक्लाइनिंग होने लगता है तो एमआर नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे एआर भी डिक्रीज हो रहा था और एमआर भी डिक्रीज हो रहा था, पर एमआर ज्यादा तेजी से गिर रहा था, इसलिए एमआर जीरो होके क्या चला गया, नेगेटिव चला गया ड्यू टू टीआर। टीआर में क्या हुआ, पहले टीआर बढ़ रहा था, फिर मैक्सिमम हुआ और फिर वो घटने लग गया। जस्ट इसलिए हमारा जो एमआर है वो पहले घट घट के जीरो और देन नेगेटिव हो गया। अगर मैं एआर और एमआर के बीच में रिलेशनशिप देखूं तो भाई एमआर गिर रहा है, एआर गिर रहा है तो एमआर भी गिर रहा है, जब और तब एआर इज ग्रेटर देन एमआर और देन एमआर जीरो और देन नेगेटिव हो जाता है। तो हमें एक
रिलेशनशिप देखिए हम टी आर एम आर के बीच में, यहाँ पे साइड में कि भाई जब टी आर बढ़ रहा है एट डिमिनिशिंग रेट से, तब हमारा एम आर भी क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट फेज। फिर मैं अगर सेकंड फेज की बात करूं, जब टी आर अपने मैक्सिमम पे है तब एम आर क्या हो गया, 0 हो गया। फिर जब टी आर स्टार्ट डिक्लाइनिंग, जब टी आर क्या होगा, डिक्लाइनिंग होने लग गया, तब एम आर हमारा नेगेटिव हो गया, ये हमारा कर्व्स थे किसके में, मोनोपोली मार्केट के अंदर। अब हमें यहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन भी पढ़ना है, किसमें, एम आर मोनोपोली मार्केट के अंदर।